गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 12th बिजनेस स्टडी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 11 विपणन प्रबंध का। हमने इसके पहले पैकेजिंग, ठीक है, लेबलिंग एंड वेस्टर्न, इसके बारे में क्या किया था, पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है, तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा कीमत निर्धारण एवं वितरण वाहिकाएं। इसके साथ ही साथ ये उसका हो गया 2 भाग। इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे भौतिक वितरण के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्राइसिंग कीमत निर्धारण होता क्या है। तो देखिए, कीमत निर्धारण में कीमत वह प्रतिफल होता है जो एक क्रेता द्वारा विक्रेता को किस में माप दिया जाता है, मुद्रा से पैसे से माप दिया जाता है। तो कीमत का आशय या मूल्य व्यवहारिक जीवन का एक मूल्य निर्धारित किया जाता है, क्योंकि जिसमें प्रत्येक वस्तु व सेवा के लिए उसके मूल्य को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब किसी वस्तु का कीमत या मूल्य क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कीमत कहते हैं। ठीक है, एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे आपका एक सामग्री का उत्पादक अपनी वस्तु वितरक को 80 रुपये में देता है, वितरक थोक व्यापारी को 90 रुपये में, तथा थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को 100 रुपये में दे देता है, तथा फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता को 120 रुपये में दे देता है, जिसे सभी कीमतें उत्पादक द्वारा पूर्व से ही निर्धारित कर दी जाती है। मतलब एक व्यक्ति उसको 90 में खरीद रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको बेच रहा है, वो 100 में बेच रहा है, फिर जो उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है उसको कितना में दे रहा है, 120 में दे रहा है। तो ये क्या हो गया, उसका कीमत निर्धारण हो गया। तो देखिए, कीमत की परिभाषा में प्रोफेसर हैमिल्टन के अनुसार कहना है कि कीमत उन सभी दशाओं का मौद्रिक सार है जो उत्पादक को मूल्य क्या करती है, प्रदान करती है। उसी प्रकार से प्रोफेसर मॉरलैंड का कहना है कि कीमत किसी वस्तु के मूल्य को द्रव्य के रूप में व्यक्त करने का क्या माना गया, संक्षिप्त साधन माना गया है। ठीक है, तो देखिए, इसे हम स्पष्ट यह समझ सकते हैं कि कीमत मुद्रा के रूप में वस्तु का मात्र क्या है, प्रतिफल है। प्रत्येक वस्तु व सेवा कीमत अब वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मुद्रा में क्या कर दी जाती है, निर्धारित कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि मुद्रा किसी भी देश के देशवासियों के लिए क्या होता है, सर्वमान्य एवं शक्ति मान्य होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, कीमत निर्धारण इसको आप कह सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं कि कीमत नीतियों को प्रभावित करने वाले आपके घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, किसी वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों को क्या रखना जाता है, विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जितनी भी अनेक संस्थाएं विक्रय मूल्य को निर्धारित करते समय विक्रय मूल्य नियोजन नीति का क्या करती है, सहारा लेती है। मतलब प्लानिंग पॉलिसी का किसका लेती है, सहारा लेती है, क्योंकि मूल्यों को जो नियोजित करते समय एक अच्छा उत्पादक कुछ महत्वपूर्ण घटकों पर क्या होता है, अवश्य विचार करता है। तो देखिए, इसको मूल्य को प्रभावित करने वाले घटक में आपके क्या क्या है। तो पहला है उसका वस्तु की मांग, दूसरा है वस्तु की विशेषताएं, तीसरा है वस्तु की लागत, चौथा है वस्तु के वितरण मार्ग, पांचवा है सरकार की नीतियां। साथ ही साथ बोला जा रहा है देश का वातावरण कैसा हो सकता है, व्यवसाय की परंपराएं क्या है, प्रतियोगिताएं क्या है, और निर्माता का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके घटक के अंतर्गत ही वस्तु की मांग। तो देखिए, वस्तु की मांग में बोला जा रहा है तो किसी वस्तु की मांग पर उसकी कीमत का सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस वस्तु की मांग क्या होगी, जितना अधिक होगी उसकी कीमत भी उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। कीमत अधिक रहने पर कीमत का भी कम सामान्य रखा क्या होगा, उचित होगा। ठीक है, मतलब वस्तु की मांग के आधार पर ही उसका क्या किया जाता है, कीमत निर्धारित किया जाता है। मतलब जिस वस्तु की मांग जितना अधिक होगी उसका मूल्य भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, दूसरा घटक के अंतर्गत इसमें बोला जा रहा है जो वो है आपका वस्तु की विशेषताएं। तो देखिए, वस्तु की विशेषताओं में जो बोला जा रहा है वो है आपका, इसमें वो बोला जा रहा है कि वस्तु का जीवन, उसकी वैकल्पिक वस्तु की प्राप्ति, वस्तु की मांग का स्थगन, इसमें सभी बातों को क्या किया गया, शामिल किया गया। तो जैसे उसमें उसके सड़ने गलने या खराब होने के पूर्व कम से कम दाम में उसको क्या कर देना, मतलब उचित मूल्य पर उसको बेच देना। ठीक है, ये क्या होता है, उसका रख रखाव, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ आप बोल सकते हैं कि वस्तु न रहने से दाम कितने भी ऊंचे रखे जा सकते हैं। इस प्रकार ऐसी कोई वस्तु जिसकी मांग को क्या किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है। जैसे आपका हो गया कार, फ्रिज, टीवी खरीदना आदि। इस प्रकार वस्तु की विशेषताएं भी उसकी कीमत को क्या करती है, बहुत ही अधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें बोला जा रहा है आपका, वो है आपका वस्तु की लागत। तो देखिए, वस्तु की लागत में तो किसी वस्तु की लागत प्रत्यक्ष रूप से कीमत को क्या करती है, बहुत ही अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि जिस वस्तु की लागत जितना अधिक होगी उस वस्तु की कीमत क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और यही कारण है कि वर्तमान में उत्पादक वस्तु की लागत को कम से कम करने के क्या खोज रहे हैं, उपाय खोज रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसका बोला जा रहा है कि वस्तु के वितरण मार्ग में जो बोला जा रहा है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है,
जो वस्तु के वितरण मार्ग का जो स्वभाव है उसकी कीमत निर्धारण को क्या करता है, बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। यदि वितरण में मध्यस्थ अधिक है तो उन सभी का लाभ जोड़ते हुए उसका कीमत को क्या कर दिया जाता है, बहुत ही निर्धारित करना पड़ता है। क्योंकि जब तक मार्ग कम रहने पर कीमत क्या होगी, इसमें कम निर्धारित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सरकारी नीतियाँ। तो सरकार की नीतियाँ जितने भी हो गए, जैसे आपका हो गया राजनीतिक वातावरण में भी कीमत निर्धारण को प्रभावित होने से नहीं बचा सकता। यदि सरकारी नीतियों का रुख कीमत निर्धारण उसके लाइसेंस का या फिर उसके राइजनिंग की ओर है, तब कीमत को क्या किया जा सकता है, कम रखना आवश्यक हो जाता है। जबकि ये स्वतंत्र रहने पर कुल कीमत ऊंची भी रखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि देश का वातावरण आपका कैसा होना चाहिए, कि इसमें कीमत निर्धारण के अंतर्गत देश के वातावरण को भी ध्यान में रखकर उसका आप कीमत क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। देश की आर्थिक स्थिति में मुद्रा स्फीति व मुद्रा संकुचन से किसी वस्तु का मूल्य क्या होता है, बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। मतलब जिस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी उसका कीमत भी उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति में लोगों की जो क्रय शक्ति वो क्या होती है, अधिक होगी, अतः कीमत निर्धारण भी क्या होगा, अधिक ऊंचा होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में जो इसमें बोला जा रहा है वो है आपका व्यवसाय की परंपराएं। तो देखिए, व्यवसाय की परंपराएं में जो बोला जा रहा है, तो जैसे आपका हो गया व्यवसाय की नीति और परंपराएं भी मूल्य निर्धारण को क्या करती है, बहुत ही अधिक प्रभावित करती है। कुछ वस्तुओं के दाम परंपरा अनुसार नीचे ही रखने पड़ते हैं, जैसे आपके चॉकलेट, सामान्य बिस्किट्स हो गए, लॉलीपॉप हो गए, है ना, आदि। जबकि विशिष्ट तकनीकी मशीन जैसे आपकी सिलाई की मशीन हो गई है, फ्रिज, टेलीविज़न, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं आपके, आदि के दाम क्या होते हैं, बहुत ही अधिक अधिक ऊँचे दाम रखे जाते हैं, क्योंकि इनके विक्रय पश्चात सेवा आवश्यक लगा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इसका बोला जा रहा है प्रतियोगिता। तो देखिए, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी कंपटीशन से प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब उसके प्रतियोगिताओं से प्रभावित होता है, क्योंकि बाजार में उसी स्वभाव की अनेक वस्तुएं हैं और बराबराएँ क्या हो गई, मतलब बराबर प्रतिस्पर्धाएं चल रही है। तब प्रतिस्पर्धी वस्तु के मूल्यों को ध्यान में रखकर वस्तु को दाम को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है, तो वो है आपका निर्माता का उद्देश्य। तो देखिए, तो वस्तु का निर्माण व उसकी कीमत का निर्धारण करते समय निर्माता या जो उत्पादक के उद्देश्यों को ध्यान में रखना क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। क्योंकि निर्माता की मूल्य निर्धारण स्थिति उसके मूल्यों के निर्धारण को क्या करती है, बहुत ही अधिक प्रभावित कर देती है, और जिससे अल्पकालीन लाभ होने पर अधिक मूल्य क्या हो जाता है, निर्धारण, तथा दीर्घकालीन लाभ रहने पर कम निर्धारण का मूल्य उसका अधिक हो जाता है। इस प्रकार किसी उत्पादक या जो उसके निर्माता होते हैं उसको घटक को क्या किया जाता है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कीमत निर्धारण में प्रभावित करने वाले घटक। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है आपका मूल्य निर्धारण रणनीतियों की व्यू रचना। तो देखिए, जो विपणन प्रबंधक बाजार की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए दो रणनीति में किसी एक का प्रयोग करते हैं। जैसा पहला होता है आपका उचित मूल्य रणनीति और दूसरा होता है नीची मूल्य रणनीति। ठीक है, तो देखिए, उचित मूल्य रणनीति में किसको शामिल किया गया है, तो इस रणनीति के अंतर्गत जब कोई प्रतिष्ठित ब्रांडेड उत्पाद, प्रमाणित उत्पाद बाजार में पेश किया जाता है, तो आरंभ में जितने भी अधिकतम संभव मूल्य ग्राहकों से क्या कर दिया जाता है, वसूल लिया जाता है, क्योंकि आरंभ में इसका कोई प्रतियोगी उत्पाद नहीं होता। बाद में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगती है तब उत्पाद का मूल्य कम करके प्रतिस्पर्धी मूल्य कर दिया जाता है। दूसरा इसमें रणनीति अपनाया गया वो है नीची मूल्य रणनीति, मतलब नीचे वाले मूल्यों पर। तो देखिए, इसके अंतर्गत जितने भी नवीन उत्पाद जब बाजार में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो जो उत्पाद का मूल्य कम रखा जाता है, जिससे कि अधिकतम बाजार हिस्सेदारी का क्या कर लिया जाता है, कब्जा किया जा सके। साथ ही नए जितने भी प्रतिस्पर्धियों के बाजार में प्रवेश को रोका भी जा सकता है। इस रणनीति से उत्पाद को लोकप्रिय बनाने में मदद मिलती है तथा सरकारी हस्तक्षेप भी न्यूनतम होता है। तो ये क्या हो गया आपका मूल्य निर्धारक रणनीति है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको दो भागों को समझाया, उचित मूल्य की रणनीति और कम मूल्य की रणनीति। देखिए, अब हमने समझ लिया क्या मूल्य निर्धारण। अब हम समझते हैं इसी में वितरण वाहिकाएं माध्यम। तो चलिए, इसका आशय मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन और ग्रहण करने के लिए किया जाता है, मतलब किसी भी वस्तु का उत्पादन क्यों किया जाता है, ताकि हम उसे उपयोग कर सकें। क्योंकि वर्तमान समय में उत्पादक और उपयोग काफ़ी दूर दूर होने के कारण वस्तु की उपभोक्ता तक पहुंचाने में बहुत सारे माध्यमों का सहारा हमें लेना पड़ता है, जैसे वितरण, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, प्रतिनिधि आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें। ये सब का माध्यम या मध्य रूप ही वाहिकाएँ कहलाती है। मतलब ये जो बीच के माध्यम वाले व्यक्ति होते हैं, जो हमें वस्तुओं को हम तक पहुंचाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, वाहिकाएं कहलाते हैं। ठीक है, इन वितरण माध्यमों को व्यापार माध्यम भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए प्रोफेसर मैकार्थी ने कहा है कि
तो प्रोफेसर मैकार्थी ने कहा है कि जो भी उत्पादक से उपभोक्ता तक संस्थाओं का कोई भी ऐसा क्रम जिसमें या तो एक मध्यस्थ है या उसकी कोई संस्था हो सकती है, क्या कहलाता है? वितरण माध्यम कहलाता है। ठीक है, अर्थात इससे हम यही स्पष्ट निकाल सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसका उत्पादन स्तर से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जितने बार स्वामित्व का हस्तांतरण होता है वे सभी मध्यस्थ वितरण वाहिकाएं कहलाती है। अर्थात इसमें यातायात के साधनों जैसे रेल, जहाज या फिर आपके लाइसेंस आदि को भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया वितरण वाहिकाएं के अर्थ और उसकी परिभाषा। अब देखिए आगे समझते हैं इसी में अब आपका क्या है वितरण वाहिकाओं के प्रकार। तो देखिए वितरण वाहिकाओं को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष वितरण माध्यम और दूसरा हो गया आपका अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम। तो अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम के अंतर्गत कितने बातों को शामिल किया गया? तो 5 बातों को। पहला हो गया स्वयं की दुकानें जगह जगह खोलकर, दूसरा है स्वयं के विक्रेताओं द्वारा, विक्रयकर्ता द्वारा, तीसरा डाक द्वारा, चौथा टेलीफोन द्वारा और पांचवा बोल दिया गया विक्रय मशीन द्वारा। तो सबसे पहले समझते हैं हम प्रत्यक्ष वितरण माध्यम होता क्या है। तो देखिए किसी विधि में उत्पादक स्वयं अपने साधनों और प्रयासों से वस्तु के जितने भी उपभोक्ता तक पहुंचाता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में कुछ प्रतिष्ठित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादक प्रतिष्ठित वस्तु को सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जिसे जगह सबसे पहले बोला जाए जैसे स्वयं की दुकानें जगह जगह खोलकर, तो जैसे आपके हो गए बाटा, रेमंड, रफल तालाल, टाटा समूह, मोदी केयर, एमवे, इंडिया एंटरप्राइजेस आदि, ये सब क्या है जगह जगह अपने दुकानें खोलकर उपभोक्ताओं तक इसको क्या करते हैं वस्तुओं को पहुंचाते हैं। दूसरा इसका हो गया स्वयं के विक्रयकर्ता के द्वारा। देखिए कुछ उत्पादक विक्रयकर्ताओं को नियुक्ति कर अपनी वस्तुओं को घर घर जाकर विक्रय करते हैं। इसे घर घर के विक्रय भी कहा जा सकता है। जैसे आपका हो गया लिप्टन चाय, साबुन की कुछ छोटी छोटी मशीनों को विक्रय की विधि से किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा इसका प्रकार है आपका डाक द्वारा। तो देखिए विज्ञापन के विभिन्न साधनों से अपनी वस्तु का प्रचार प्रसार कर डाक द्वारा वर्तमान में जितनी भी कुरियर सेवा भी है उस सभी को क्या करते हैं उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। ठीक है, चौथा है आपका हो गया टेलीफोन द्वारा। तो देखिए जितने भी उत्पादक टेलीफोन से आदेश प्राप्त करते हैं, मतलब फ़ोन के माध्यम से आदेश लेते हैं और उसे आदेशानुसार पत्ते पर माल पहुंचाकर कीमत प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रत्यक्ष में ही विक्रय मशीन के द्वारा। तो देखिए मशीनों द्वारा विक्रय के क्षेत्र में जितने भी देश काफ़ी क्या हो गए हैं बहुत ही आगे बढ़ गए हैं। उत्पादकों ने कुछ छोटी छोटी वस्तुओं के विक्रय के लिए जगह जगह मशीनें लगा दी है। उत्पादक इन मशीनों में निर्धारित मूल्य डालकर कंप्यूटर विधि से भुगतान का सामान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, भारत में भी विगत बहुत वर्षों से ठीक है 1 रुपये सिक्का डालकर भी किया जा सकता है। ठीक है, यह मशीन वजन तौलने की मशीन के भांति होती है। ठीक, ये हो गया आपका क्या वितरण वाहिकाओं के पहला प्रकार में प्रत्यक्ष वितरण माध्यम के अंतर्गत 5 प्रकार की बातों को समझे। उसी प्रकार से दूसरा हो गया आपका क्या अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम। तो देखिए अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम में इसके प्रकारों को तो नहीं बताया गया है, लेकिन देखिए अप्रत्यक्ष वितरण माध्यमों से एक उत्पादक अपनी वस्तुओं का विक्रय करने के लिए विभिन्न मध्यस्थों का सहारा लेता है। वर्तमान में बड़े पैमाने के उत्पादक तथा भूमंडलीकरणों के कारण मात्र अप्रत्यक्ष वितरण व्यवस्था की उपयुक्ति समझी जा सकती है। जैसे इसमें हो गया निर्माता से प्रतिनिधि या दलाल, फिर दलाल से थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेता, फिर किसके पास पहुंचता है उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। अर्थात इस क्रम से वितरण की इस व्यवस्था में मध्यस्थ कितने भी हो सकते हैं इस बात पर निर्भर करता है। साथ ही उत्पादक किस श्रेणी का है, उपभोक्ता को कितनी दूरी में मिलेगा, उपभोक्ता जितना दूर होगा मध्यस्थ वाहिकाएं उतनी ही क्या होंगी बढ़ती जाएंगी। तो ये क्या समझ लिया हमने क्या वितरण वाहिकाओं के प्रकार समझ लिया। मूल्य निर्धारण दूसरा समझा हमने वितरण वाहिकाएं। अब तीसरा समझते हैं इसी में भौतिक वितरण। तो देखिए भौतिक वितरण का आशय ये हो सकता है कि भौतिक वितरण का आशय व्यक्तिगत रूप से सही वस्तु सही मात्रा में सही स्थान पर व समय में पर पहुँचाने से है। विपणन के क्षेत्र में भौतिक वितरण का विशेष महत्व रखा गया है, क्योंकि व्यवसाय में सही समय पर स्थान पर सही वस्तु का पहुंचना क्या है बहुत ही आवश्यक माना गया है। ठीक है, इसके लिए इसकी परिभाषाओं में प्रोफेसर कंडीफ एंड स्टील का कहना है कि भौतिक वितरण से आशय वस्तुओं के उत्पादक के बाद किंतु उपभोग से पूर्व उनके वास्तविक संचयन एवं संग्रहण से बताया गया है। ठीक है, इससे आप यह स्पष्ट निकाल सकते हैं कि भौतिक वितरण वस्तु के निर्माण व मांग के बीच की बहुत बड़ी क्या है प्रमुख कड़ी माना गया है। साथ ही साथ इनके संस्था के भीतर व संस्था के उत्पादकों की वितरण वाहिकाओं के साथ साथ उत्पादकों के प्रवाह व्यवस्थाओं का भी प्रबंध का क्या करता है वो संचालन करता है। ठीक है, इसमें उत्पादकों के एकत्रीकरण,
स्कंद नियंत्रण, भंडारण, परिवहन, पैकेजिंग, प्रेषण आदि प्रकारों का क्या करता है, वो संबंध रखता है। ठीक है, ये क्या हो गया उसका भौतिक वितरण का आशय और परिभाषा है। तो आज का हमारा मुख्य रूप से जो टॉपिक था वो था आपका क्या, कीमत निर्धारण या वितरण वाहिकाएं। साथ ही साथ हमने इसके बारे में समझ लिया, भौतिक वितरण के बारे में भी हमने क्या किया, आज अध्ययन किया।